सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि टीजीटी कमीशन जो होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है और ये ना सिर्फ टीजीटी कमीशन के लिए, अभी तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है, तो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सार्थक होने वाली है ये वीडियो। और बच्चों, जो बच्चे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, आप इसमें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये टॉपिक अभी तक हो गए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके टॉपिक बचते हैं उससे संबंधित मैं आपको अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा और आपके मॉक टेस्ट आपके रोज़ाना मिलते रहेंगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, बोलता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर यदि पूछें स्वर कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो ये आपके 3 प्रकार के हैं ना। कौन कौन से हैं आपके? ये हैं आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है ना। अगर मात्रा के आधार पर पूछे है ना, मात्रा के आधार पर पूछे तो स्वर आपके 3 प्रकार के हैं। वो कौन से हैं आपके? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यदि ह्रस्व की बात करें तो जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है ना, वो आपके ह्रस्व हैं। ठीक है, जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है वो आपके दीर्घ हैं। और जिन शब्दों या जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में है ना, जिन शब्दों को उच्चारण करने में आपके ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना, मतलब ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय और दीर्घ से 2 गुना ज़्यादा समय जिन वर्णों को उच्चारण करने में लगे, जिन शब्दों को उच्चारण करने में लगे, वो आपके प्लुत कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से सजातीय स्वर कितने हैं। तो निम्न में से सजातीय स्वर कितने हैं बच्चों? 2, 3, 4 या 5। तो यदि हम सजातीय स्वरों की बात करें, तो कितने हैं? ये आपके 3 हैं ना सजातीय। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर आपके दीर्घ स्वर कितने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछे या फिर सजातीय पूछे, तो वो क्या है आपके? वो आपके 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है ना। यदि हम इनके उत्पत्ति की बात करें है ना, इनको सजातीय क्यों बोला जाता है? तो यदि बड़ा आ की बात करें तो अ प्लस ओ से मिलकर बना है। ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। इसीलिए देखिए, जिनसे बने हैं उनकी जातियाँ क्या है? समान ही है। इन्हीं लिए इन्हें सजातीय कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए, यदि हम आपके हमीरपुर चयन बोर्ड की बात करें तो यहाँ से देखिए, ये तो इनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ना। यहाँ से शुद्ध वर्तनी से तो 3-4 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी देता है वो, है ना। तो शुद्ध वर्तनी से तो 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनमें आप इनको अच्छे से करिएगा, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि एक मैराथन भी जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो शुद्ध वर्तनी से संबंधित, शुद्ध अशुद्ध शब्दों से संबंधित मैं आपकी मैराथन भी करवा दूंगा। तो ये तो आपने अच्छे से करना है। बोलता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार या अनाधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? यदि शुद्ध वर्तनी की बात करें तो जो आपका अंधिकार है ना, अनाधिकार में भी चले गए होंगे बच्चे, तो ये क्या है? ये अनाधिकार गलत है ना, ये आपका अंधिकार होगा इसका। ठीक है, शुद्ध वर्तनी, और ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यदि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बात करें बच्चों तो कौन सा है? द्वारका, द्वारिका, दबारिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा द्वारका, है ना। द्वारका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका गलत है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका द्वारका हो जाता है, शुद्ध शब्द, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कबीर की जाति जुलाहा थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है। तो कबीर की जाति जुलाहा थी, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो जुलाहा की बात करें तो ये क्या है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि ये संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है यहाँ, है ना। जुलाहा कोई किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं दिखा रहा है ना, पूरी जाति को, है ना। जुलाहा जाति को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जाति हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है बच्चों? संध्या, सिल, प्रस्तर या जीवा। तो यदि हम बात करें सिल की, तो सिल क्या है? शिला, है ना। शिला को ही सिल कहा जाता है। सिल क्या है? तद्भव है, और शिला क्या है? इसका तत्सम रूप है। संध्या की बात करें तो सांझ, है ना, सांझ आपका तद्भव है। प्रस्तर क्या है? ये तत्सम है, इसका हो जाएगा पत्थर आपका तद्भव हो जाएगा। जिह्वा आपके तत्सम है ना, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जीभ हो जाएगा, है ना। तो इनके अलावा जो सिल है ये आपका तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है ना। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आपके ले लिए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, पर कुछ शब्दों में, जिन शब्दों में हम तत्सम के शब्दावली में कुछ परिवर्तन करके हिंदी में उसका उपयोग करते हैं, तो वो जो क्या हो जाएगा फिर वो हो जाते हैं आपके तद्भव शब्द, है ना।
ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो वह नौकर नहीं आया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, ना कि आपका। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम में चले गए होंगे, सर्वनाम आपका गलत है ना, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बेटा थोड़ा सा अंतर है ना। बोलता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो आपके सर्वनाम है ना। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो आपके सर्वनाम हैं, पर जो शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी विशेष वस्तु को इंगित करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे ना कि नौकर, नौकर क्या है? नौकर संज्ञा है, और वो दिखा रहा है कि पर्टिकुलर एक ही नौकर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर विशेष नौकर की बात हो रही है कि वह नौकर नहीं आया। सबको पता होगा कि भाई कौन सा नौकर नहीं आया, तो क्या है? उस नौकर, वो विशेषता है, वह उस नौकर की विशेषता को दर्शा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पर अगर यहाँ अगर नौकर को गायब कर दें बच्चों, नौकर को गायब कर दें कि वह नहीं आया है ना, वह नहीं आया, तो फिर ये हो जाएगा सर्वनाम है ना, क्योंकि संज्ञा से पहले नहीं जुड़ा है, संज्ञा के स्थान पर जुड़ा है ना, कि नौकर की जगह हमने वह का स्थान, वह का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है फौजी बड़े साहसी होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो फौजी बड़े साहसी होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है बच्चों? तो जो बड़े है वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या प्रविशेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? बोलता है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताएं, वो शब्द आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है किसी के काम, किसी कार्य के होने को दर्शाना है ना। जैसे यहाँ पढ़ाई हो रही है तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। आप सुन रहे हैं तो सुनना क्या है? क्रिया। आप देख रहे होंगे, देखना भी क्या है? क्रिया। कुछ नोट्स बना रहे होंगे, आपका लिखना भी क्या है? क्रिया है ना। देखना, चलना, मुड़ना, वो सारी आपकी बच्चों क्रियाएं हैं ना। तो यहाँ क्या है? प्रविशेषण। अब यहाँ देखेंगे हम कि प्रविशेषण माने जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो सिंपल सी बात है, फौजी बड़े साहसी होते हैं। तो साहसी क्या है? साहसी बच्चों विशेषण है ना, कि फौजी की विशेषता बता रहा है कि फौजी साहसी हैं, पर साहसी भी कितने हैं? बड़े साहसी हैं ना। तो वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा गया। बोलता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है बेटा? आने, मर, चुका या पहले। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपने मर, आपका मर क्या होगा? ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी बेटा? यहाँ दो कार्य होंगे है ना, कि जब भी कर्ता किसी एक कार्य को खत्म करके तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट करे, तो जो आपका पहला खत्म किया हुआ कार्य है बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। तो यहाँ आपने देखना है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो आना क्या है? एक क्रिया है ना, एक क्रिया है आना, और मरना क्या है? दूसरी क्रिया है। तो देखो पहले क्रिया कौन सी हुई? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले हो गया मरना है ना, कि मरना क्रिया हो गई किसके? आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट आपकी हो जाएगी मरना है ना, मर आपकी प्रथम पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, फिर दूसरी क्या होगी? ठीक है, दूसरी होगी फिर आना है ना। तो यहाँ मरना आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। जब आप प्लेलिस्ट में सभी जितने भी आपके विषय हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा है ना। बोलता है पानी बरसने लगा, वाक्य में क्रिया है। पानी बरसने लगा वाक्य में कौन सी क्रिया बच्चों? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो पानी बरसने लगा कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। देखिए संयुक्त क्रिया के भी आगे भाग है ना, आगे इसके प्रकार हैं। तो उसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन बच्चों ने आपके अच्छे से वो सेपरेट वीडियो देखी होगी वो बिल्कुल अच्छे सभी क्वेश्चन ईजिली बना लेंगे है ना। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में भी कौन सा प्रकार है इसमें? ये है आपका आरंभ बोधक है ना, कि आरंभ बोधक क्या होता है? कि जो किसी कार्य के अभी अभी होने का पता चले है ना, और वो कंटिन्यूटी में है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यूटी में है। और देखो संयुक्त तो देखो दो ही आपकी दो क्रियाएं होंगी है ना, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ आई होंगी। तो पानी बरसने लगा, बरसना और लगना आपकी दो क्रियाएं हैं ना, संयुक्त हैं। और देखो यहाँ भी आपका लग रहा है पता कि पानी बरसने लगा, कि पानी अभी अभी ही बरसने लगा और बरस रहा होगा अभी भी है ना। ठीक है, कि अभी ही कार्य शुरू हुआ हो, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का भी
जो उपभेद है वो कौन सा है आपका, आरंभ बोधक है ना, कि अभी अभी कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में क्रिया है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चों, कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी अकर्मक हो जाएगी है ना। बहुत सारे बच्चे सकर्मक करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जिसने क्रिया वाला टॉपिक देखा है तो मैंने बोला है कि पहले अपने कर्ता ढूंढना है ना, कर्ता ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो है ना, कर्ता और क्रिया ढूंढो, फिर बीच से प्रश्न कर दो है ना, फिर इन बीच में प्रश्न कर दो, कौन से, क्या और किसे है ना, क्या और किसे है ना, कि बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ बूंद बूंद मत कर देना, बूंद बूंद क्या है, ये आपका करण कारक है ना, तो यहाँ हमने ढूंढना है कर्ता। तो भरता क्या है, भरना क्या है, भरना हमारी क्रिया है ना, भरना हमारी क्रिया है, और क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है। तो घड़ा क्या है, कर्ता है, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, भरना है। तो इसमें प्रश्न करो कि घड़ा क्या भरता है ना, घड़ा क्या भरता है, आंसर आया, नहीं आया। घड़ा किसे भरता है, आंसर आया, नहीं आया। तो सिंपल सी बात है कि जहां भी आपके क्या और किसे का आंसर नहीं आता है तो वो किस में चली जाएगी क्रिया, वो फिर अकर्मक में चली जाएगी। वो जहां भी आपके इन दो प्रश्न जब आप करते हैं क्रिया से है ना, क्या और किसे, अगर उसका आंसर मिलता है तो फिर वो सकर्मक में चली जाएगी। तो यहाँ कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो वो किस में चला जाएगा, वो अकर्मक में चला जाएगा। बोलता है राहुल और मोहन का जाना निश्चित है, वाक्य में रेखांकित अव्यय कौन सा है बच्चों। तो राहुल और मोहन का जाना निश्चित है, तो वाक्य में रेखांकित जो अव्यय है वो कौन सा है, संयोजक, विभाजक, व्याधिकरण या निपात। तो सिंपल सी बात है, यहाँ संयोजक होता है, संयोजक क्या है, सम प्लस योजक है ना। तो सम मतलब समान, जो दो चीज़ों को समान रूप में जोड़ने का काम करता है ना। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि संयोजक होता है समान रूप से जोड़ने का काम। तो और क्या है, राहुल और मोहन, ये दोनों के बीच में समानता को दिखा रहा है ना। और विभाजक क्या होता है, विभाजक होता है बच्चों दो चीज़ों को तोड़ने का काम है ना, असमानता को दिखाने का काम। जैसे तथा, अथवा, या है ना, कि या तो मैं चला जाऊंगा या आप चले जाओ, या तो ये वाला प्रश्न कर लो, अथवा या दूसरे वाला। तो क्या ये तोड़ने का काम है तो बराबर चीज़ें हैं ना, पर क्या है, ये तोड़ने का काम कर रहा है। संयोजक होता है जोड़ने वाला और विभाजक होता है तोड़ने वाला है ना। और यदि व्याधिकरण की बात करें, देखिए ये भी आपके इसमें समुच्चय बोधक का ही भाग है ना। समुच्चय बोधक के दो प्रकार हैं, कौन से हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण में क्या होगा, जो दो चीज़ों को समानता या दो वाक्यों को, समान वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। ठीक है, और व्याधिकरण होगा बच्चों जो एक दो चीज़ों को है ना, दो चीज़ें मतलब जैसे मान सकते हैं कि दो वाक्य होंगे, ठीक है, और दो वाक्य कौन से होंगे, एक होगा पूर्ण वाक्य और दूसरा होगा आश्रित वाक्य। और एक पूर्ण वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाएगा वो आपके व्याधिकरण अव्यय हो जाएंगे। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा है ना। और यदि लास्ट की निपात की बात करें तो बच्चों निपात क्या होता है, निपात होता है किसी बात या वस्तु या व्यक्ति पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके निपात होते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करके आप वो वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, अव्यय वाला है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। तो बनावट के आधार पर बच्चों शब्द के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या 5। तो बनावट के आधार पर हम बात करें तो ये 3 प्रकार हैं ना, कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है ना, कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है ना। यदि बच्चे रूढ़ की बात करें तो देखिए जब भी जिनके भी बोलता है कि सार्थक टुकड़े ना हो है ना, कि जिसके टुकड़े ही नहीं होंगे, जिसका संधि विच्छेद नहीं होगा है ना, कि सार्थक शब्द ही नहीं बनेगा, तो वो क्या, जैसे कान, नाक, आँख, आंत है ना, वो क्या है आपके रूढ़ शब्द हैं। यौगिक क्या होता है बच्चों, दो शब्दों को, दो शब्द है ना, दो जिनका अर्थ निकले, दो शब्दों को जब भी आप तोड़ेंगे है ना, दो शब्दों के योग से मिलने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हम विद्या प्लस आले है ना, तो विद्या क्या है, विद्या आपका अलग शब्द है ना, सार्थक शब्द बन रहा है कि विद्या है ना, और आले, आले मतलब घर, मंदिर है ना। तो क्या दोनों शब्द क्या हो रहे हैं, दोनों के मीनिंग निकल रहे हैं। दो मीनिंगफुल शब्दों को है ना, जब भी किसी शब्द को तोड़ेंगे तो दो मीनिंगफुल शब्द जहां भी बनेंगे वो आपके यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, योग रूढ़ क्या हो जाएगा, योग रूढ़ होता है कि कोई किसी तीसरे अर्थ को ही दर्शा रहा होगा। जैसे पंकज, पंकज कहने से किसका भाव आ रहा है बच्चों, पंकज कहने से हमें कमल का भाव आ रहा है ना। पंकज कहने से किसका भाव आ रहा है, किसी लड़के का नहीं आ रहा है ना, किसी लड़के का नहीं आ रहा है। पंकज कहने से कोई अन्य अर्थ ही, कि कमल है ना, कमल। जैसे दशानन, दशानन बोलने से दश प्लस आनन है ना, दश प्लस आनन, दो शब्द तो हैं, दश मतलब 10 है, संख्या है, और आनन मतलब सिर है। तो क्या है, ये दो शब्द हैं पर मीनिंग कुछ तीसरा ही निकल रहा है, कि दशानन बोलने से क्या हो जाएगा, आपका रावण का बोध हो जाएगा। तो वो क्या है, वो आपके योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं,
और ये देखो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तो ये देख लीजिएगा, है ना। ये 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बोलता है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है बच्चों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपका तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया और डायरेक्ट ही पूछा गया ना। और अव्ययी भाव में क्या होगा? इसमें प्रथम पद प्रधान होगा, और यहाँ ज़्यादातर आपके प्रत्यय, सबसे पहले ही प्रत्यय लगे होंगे, है ना। प्रत्यय से शब्द का निर्माण हुआ होता है ना। शब्द के प्रारंभ में प्रत्यय लगे होते हैं, यथा, प्रति, आ जैसे शब्द, है ना, लगे होंगे। ठीक है। द्वंद्व की बात करें तो बच्चों दोनों क्या होंगे? दोनों समान होंगे। दिन रात, माता पिता, है ना, सुख दुख, वो क्या है? आपके द्वंद्व में होंगी, दोनों चीज़ें समान होगी। ठीक है। फिर बोलता है द्विगु। द्विगु होता है किसी शब्द की शुरुआत किसी संख्या से होगी, है ना, तो आपका द्विगु कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है चरणामृत में कौन सी संधि है ना। तो चरणामृत में कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ, वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग, है ना। तो कौन सी संधि है? पहले तो देखो इनको तोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो चरणामृत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चरण प्लस अमृत, है ना। तो यहाँ देखो पहले, है ना, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम, इन दोनों के बीच में ही क्या होगा बच्चों? इन्हीं दोनों के बीच में ही आपका विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में ही विकार उत्पन्न होगा और पता लगेगा कि भाई कौन सी संधि है। तो देखो ये क्या है? ण, है ना, ण। तो यहाँ से हमने लिया अ, ये ना, चरण अ, है ना, अ प्लस ये भी क्या है? अ है। तो अ और अ जब भी मिलेंगे तो किसका उपयोग, किसका निर्माण करेंगे बच्चों? बड़ा आ का। तो सिंपल सी बात है, ये विकार यहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये विकार यहाँ उत्पन्न हो रहा है। चरणामृत, है ना, जहाँ भी आपका बड़ा आ, है ना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ किसी शब्द में आ रहा है ना, किसी शब्द में आ रहा है तो हमेशा स्वर संधि का दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ, है ना, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है। तो चरणामृत कौन सा हो जाएगा आपका? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है तपोभूमि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो तपोभूमि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तपो प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि, तप प्लस भूमि या तपह प्लस भूमि। तो इसका क्या हो जाएगा? तपह प्लस भूमि। तो ये कौन सी संधि में भी कौन सा प्रकार है? यदि संधि का प्रकार पूछे तो बच्चों कौन सा प्रकार है? ये आपकी विसर्ग संधि, जिसे शब्द से ही लग रहा है। ठीक है, शब्द से ही आपका लग रहा है, आपकी विसर्ग आपकी ओ में बदल जाएगी यहाँ, है ना। ठीक है। और जब भी आप इसके टुकड़े करेंगे तो 2 सार्थक शब्द बन जाएंगे। ठीक है। जब इनको अच्छे से करेंगे हम, है ना, डीपली करेंगे तो इनको आप अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों? अंशु, प्रकाश, रश्मि या मयूख। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश क्या है? पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रकाश आपका पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंशु, रश्मि, मयूख, है ना, मयूख की जगह कई बार मयूर भी देता है ना, मयूर भी देता है। तो मयूर मोर का है और मयूख किसका है? ये आपका किरण का है। ठीक है, अंशु, रश्मि और मयूख आपके किरण के हैं, बाकी प्रकाश आपका किरण का नहीं है। फिर बोलता है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों? बादल, कल्प वृक्ष, कुबेर या चपला। तो यहाँ अलंकेश का पर्यायवाची हो जाएगा कुबेर, है ना, कुबेर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बोलते हैं स्वकीय का विलोम शब्द होगा। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है ना। स्वकीय के क्या होगा? स्वकीय क्या होगा? परकीय। स्वकीय होता है अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, और परकीय क्या होता है? पर पुरुष से, है ना, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं खो देने के लिए सही मुहावरा है। तो खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा बच्चों? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। तो खो देने के लिए क्या होगा कि तुमने उस वस्तु से हाथ धो दिया। ठीक है, तो हाथ धोना होगा खो देने के लिए मुहावरा। ठीक है, बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सीताराम।